नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के समीक्षा अधिकारी वाले एग्जाम के लिए ये हिंदी के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। हिंदी का सेगमेंट बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा तो नहीं आता है, लेकिन जो प्रश्न आते हैं उन्हें आप आसानी से हल कर पाएं, इसलिए यहाँ पर कुछ प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। विदुषी को कई प्रकार से लिखा गया है। विदुषी है मतलब देखिए, इसमें एक जगह व का इस्तेमाल किया गया है, एक जगह ब का इस्तेमाल किया गया है, फिर विदुषी लिखा गया है, फिर विदुषी लिखा गया है। अब इसमें से आप देखकर बताएं। देखिए, इसका ऊपर वाला ही सही है। देखिए, विदुषी, ठीक है। जैसा आप बोलते हैं, जैसा उच्चारण करते हैं, अगर वैसा ही लिखेंगे तो वर्तनी में गलती नहीं होगी। और वर्तनी के जितने भी मिस्टेक होते हैं, अशुद्धियां होती हैं, उनको पकड़ने का यही तरीका है। तो विदुषी हम लोग ऐसे ही बोलते हैं और ऐसे ही लिखेंगे। इसमें मूर्धन्य श का इस्तेमाल होता है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसके अलावा अगले वाले प्रश्न की ओर चलें और इसमें आपसे कहा गया कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो कवियत्री अलग अलग ढंग से लिखा गया है। अब इसमें आप जो बोलते हैं वही चुनिए। तो देखिए, कवियत्री होता है, यानी इसमें से जो डी वाला ऑप्शन है वो सही होगा, कवियत्री, ठीक है। कवि जो है वो पुल्लिंग है, कवियत्री स्त्रीलिंग है। इसके बाद नेक्स्ट, यहां आपसे कहा गया कि कौन सा ऐसा विकल्प है या कौन सा ऐसा इसमें समूह है जिसमें कि जितने भी शब्द दिए हैं वो सभी भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा यानी किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु के नाम, जो चीजें होती हैं, नाम से संबंधित जो चीजें होती हैं उनको कहा जाता है। अब इसमें संज्ञा के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो जो भाववाचक संज्ञा होती है उसमें मन के भावों को ही देखा जाता है बस। मतलब जो चीजें मन की भावना तक सीमित हो उन्हीं को हम उसमें रखते हैं। तो अब उसी के आधार पे आपको देखना है। तो इसका जो सही जोड़ा है वो इसमें से सी वाला होगा, क्योंकि बाकी जो है उनमें ये नहीं, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे अमीर, गरीब, समूह, मिठास, ठीक है। अब इसमें अमीर, गरीब ये तो मन के भाव में हो सकता है। कोई अमीर है या गरीब है, ये मन की भावना से, अगर आप नहीं मानते हैं कि आप गरीब हैं तो आप नहीं गरीब हैं, सीधी बात, ठीक है। तो ये भाववाचक संज्ञा है। वैसे ही अमीर भी है और मिठास भी है। मिठास भी जो है ये कोई साकार वस्तु नहीं है। लेकिन समूह क्या है? ये एक साकार चीज है, ये मन की भावना नहीं है, लोगों का झुंड या किसी चीज का झुंड। तो ये बाहर हो गया। इसके बाद आप देखें, जवानी, खटास, पुस्तक और गंगा। तो जवानी और खटास तक तो ठीक था, ये भाववाचक में आएगा। लेकिन पुस्तक और गंगा ये तो यथार्थ है ना, मतलब साकार चीजें हैं, वो दिखती हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है। और ये जो लास्ट वाला था, डी वाला, इसमें देखें, धैर्य, चालाकी, उदासी, यहाँ तक तो ठीक था, मन की भावना। लेकिन सूर्य एक दिखता हुआ अच्छा चमकीला तारा है, तो ये कोई भाववाचक संज्ञा तो है नहीं। तो इसमें से ये भी बाहर हो गया। सी वाले को क्यों चुना? क्योंकि इसमें जितने हैं सभी भाववाचक संज्ञा में आएंगे। रसीला मन का भाव है, कड़वाहट मन के भाव में महसूस किया जाता है, बुढ़ापा भी मन की ही भावना है। अगर आप चाहें तो आपको जवानी में ही बुढ़ापा आ सकता है, बशर्ते कि आप दिमाग को उसी हिसाब से सोचने के लिए विवश कर दें। और उन्नति भी एक मन की ही भावना है। आप उन्नति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपके मन को पता होना चाहिए। तो ये सब भाववाचक संज्ञा में आता है। सी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद अगले वाले प्रश्न को देखें और इसमें आपसे कहा गया कि मैं अपने काम आप कर लूंगा, ठीक है। मैं अपने आप काम कर लूंगा, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ जो मैं लिखा है उसको मैं समझिएगा, ठीक है। अब इसमें आप बताइए कि ये जो क्वामा में बंद किया हुआ है, मतलब शब्दों को इन्वर्टेड क्वामा में डाला गया है, यहाँ सर्वनाम किस प्रकार का है? तो निजवाचक सर्वनाम है, तो देखकर पढ़कर मालूम हो जा रहा है। आप अपने ही बारे में बता रहे हैं और यहाँ किसी संज्ञा का इस्तेमाल, मतलब अपने नाम को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसके स्थान पर कोई अनदर वर्ड यूज कर रहे हैं, तो ये सर्वनाम है। और अपने बारे में बता रहे हैं तो निजवाचक सर्वनाम है, तो ये हो गया। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ 6वें प्रश्न में पूछा गया कि कौन सा शब्द विशेषण है। यहाँ थोड़ा सा लोग फंसते हैं विशेषण और विशेष्य में। तो अब इसमें देखें, शासन दिया है, अनुशासन दिया है, अनुशंसा दिया है और अनुशासित दिया है। बाकी जितने आप देख रहे हैं वो सभी संज्ञाएं हैं। तो संज्ञाएं प्रायः विशेष्य होती है। वाक्य में अगर बधी ना हो तो ये मूल अवस्था में विशेष्य ही होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, संज्ञा और सर्वनाम दोनों। लेकिन उनके जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं या उन्हीं से बने हुए शब्द होते हैं, वो होते हैं विशेषण। तो अब यहाँ देखें, अनुशासित जो शब्द है, ये लास्ट वाला, ये क्या है? अनुशासन से बना हुआ है। अनुशासन एक संज्ञा शब्द है, यानी विशेष्य आप उसे कह सकते हैं, और उसी से बना हुआ विशेषण है अनुशासित, जो कि गुणवाचक विशेषण।
इसके बाद अगले वाले प्रश्न में देखा गया है कि अधि उपसर्ग का उदाहरण इसमें से किस शब्द के माध्यम से दिया जा सकता है। उपसर्ग और प्रत्यय को आप जानते हैं, उपसर्ग आगे जुड़ते हैं, प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं। तो अब यहाँ पर अधि उपसर्ग को कहाँ पर आप जोड़िएगा, उपसर्ग आगे जुड़ेगा ना। तो यहाँ देखिए आधार, आधार में कहीं अधि नाम का जो उपसर्ग है वो दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं है। और उसके बाद देखिए अधूरा, इसमें भी अ उपसर्ग है लेकिन अधि तो है नहीं। इसके बाद आप देखें अधर है, तो अधर में भी अधि उपसर्ग नहीं। अध्याय, ठीक है, अध्याय में शुरुआत में अधि उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो यहाँ जो डी वाला ऑप्शन है उसे चुनेंगे। नेक्स्ट, यहाँ देखिए कहा गया कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर नहीं किया गया है, मतलब किस एक में नहीं किया गया है। तो जरा देखें, कुख्यात लिखा है, कुचाल लिखा है, कुलीन लिखा है और कुयोग लिखा है। ध्यान दीजिएगा कि बाकी शब्द जो है वो एक जैसे दिख रहे हैं, मतलब इनमें काफी हद तक मैचिंग है, लेकिन कुलीन शब्द जो है ना इसमें कु उपसर्ग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पर प्रत्यय का इस्तेमाल किया गया है। कुल में आपने प्रत्यय लगाया है, कौन सा प्रत्यय लगाया है जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुलीन शब्द जो है ये उपसर्ग के इस्तेमाल से नहीं बना है, इसका मूल शब्द है कुल और कुल में लगा है प्रत्यय, तो कौन सा प्रत्यय लगा है बताइएगा। बाकी जो है वो उपसर्ग के इस्तेमाल से बने हैं। कुख्यात, कु उपसर्ग जो होता है वो किसी भी शब्द की संरचना को बुरा बना देता है, तो ख्याति है लेकिन कैसी है, बुरी ख्याति है, तो कुख्यात हो गया। कुचाल यानी चाल कैसी है, अच्छी नहीं है, कुचाल। और इसके अलावा कुयोग, योग मतलब अच्छा संयोग या जो मिलने की क्रिया होती है, संगम होता है, उसको कहा जाता है। तो उसमें आपने कुयोग मतलब कु जोड़ दिया यानी बुरा संयोग। तो बाकी सब जो है वो उपसर्ग से बने हैं लेकिन कुलीन नहीं बना है। इसके बाद अगले वाले प्रश्न में चले। यहाँ पूछा गया कि कौन सा त्रुटिपूर्ण है, तो यहाँ देखें अनुग्रह का आग्रह लिखा है, अनंत का शांत लिखा है, जड़ का चेतन लिखा है, आकृष्ट का विकृष्ट लिखा है। अब ये युग्म किस प्रकार के हैं, तो विलोम है असल में। अब इसमें आप देखें कि यही ऊपर वाला गलत है। अनुग्रह का विग्रह होता है, अनुग्रह और आग्रह में काफी हद तक अर्थ में समानता है, ठीक है, मतलब एकदम समानार्थी है, एकदम हूबहू मैच करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी काफी हद तक करीबी हैं, तो ये विलोम नहीं हो सकते। इसके बाद अगले वाले को देखें। बाकी अनंत मतलब होता है किसी चीज का कोई अंत ना हो। शांत मतलब क्या होता है, जिसकी सीमा हो, जैसे असीम और ससीम होता है। असीम मतलब क्या, जो सीमा से रहित हो, सीमा उसकी कोई बांध ही न गई हो। और ससीम मतलब सीमा युक्त होता है। वैसे ही जड़ और चेतन है, मतलब जड़ का अर्थ होता है कि उसके अंदर या तो प्राण नहीं है या फिर वो चलायमान नहीं है, कुल मिलाकर ये बात जड़त्व की अवस्था में है। और चेतन का मतलब जो चैतन्य है भाई, चलता फिरता है, सजीव है। इसके अलावा आकृष्ट विकृष्ट का भी यहाँ पे पेयर जो है वो परफेक्ट है, लेकिन इसमें त्रुटिपूर्ण ए वाला है। इसके बाद यहाँ अगले वाले को देखते हैं। आकृष्ट मतलब क्या होता है, आकर्षित करना या आकर्षित होना। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि आकलन शब्द का विलोम क्या है, तो अब देखिए इसमें विकलन जो शब्द है ना वही आकलन का विलोम है। आकलन मतलब क्या होता है, किसी चीज को आप आंक रहे हैं यानी उसके आंकड़े का पता लगा रहे हैं। और विकलन का मतलब यह है कि उसके आंकड़े का पता आप नहीं लगा रहे हैं बल्कि आंकड़े को रिलीज कर रहे हैं, उसे एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं यानी बाहर की ओर दे रहे हैं। तो प्रसारण की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है विकलन। बाकी संकलन मतलब होता है जुटाना, समाकलन मतलब होता है उसे समायोजित करके हल करना यानी कलन प्रक्रिया, जो कलन प्रक्रिया यानी कैलकुलस मेथड होता है उसे सॉल्व करना। और प्राकलन तो एक अलग ही चीज है। तो इसमें आपने देखा कि ए वाला सही है। इसके बाद अगले वाले 11वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया कि आशय शब्द का पर्यायवाची है, तो तात्पर्य होगा भाई आशय। इस बात से आपका क्या आशय है, यानी इस बात से आपका क्या तात्पर्य है, मतलब क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं, ऐसे है ना, तो आशय। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। अपरिहार्य मतलब अच्छा क्या होता है, जिसका कि परिहार यानी त्याग न किया जा सके, मतलब अनिवार्य। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। ये एक चीज ध्यान दीजिएगा कि पर्यायवाची और समानार्थी में हल्का सा अंतर होता है। पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो हूबहू अर्थ वाले हों ये आवश्यक नहीं है, ठीक है, थोड़ा दूर दराज के भी संबंधी हो सकते हैं, लेकिन आपस में जरा भी अर्थ में समानता होती है तो वो एक पर्यायवाची झुंड में डाल दिए जाते हैं। लेकिन समानार्थी के साथ वो नहीं होता है, समानार्थी में एग्जैक्टली वही मीनिंग होती है। तो अब यहाँ देखें, ये समानार्थी आपको पहचानना है, तो अतः का परिणामतः हो सकता है, ठीक है, अतएव नहीं हो सकता है। अतएव तो अतः से बना ही है, वो उसमें आपने क्या किया, एव यानी एवं जोड़ दिया, तो एक अलग अर्थ निकाल दिया। इसमें हो जाएगा परिणामतः, अतः का मतलब परिणामतः, तो ये हो गया। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। इसमें आप देख रहे हैं प्रश्न में कहा गया कि कौन सा शब्द पानी की जगह पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अब पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि पानी को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। अब यहाँ पे बहुअर्थी जो शब्द हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो पानी, एक तो पीने वाला पानी है वो तो सिंपल है, उसके अलावा चमक को भी कहा जाता है और इज्जत को भी कहा जाता है। कहते हैं कि उनका इज्जत पानी चला गया, तो इज्जत को भी पानी माना जाता है। पानी उतर गया यानी चमक उतर गई, ठीक। लेकिन पंख को नहीं कहा जाता है, तो पंख जो है वो उसके स्थान पर इस्तेमाल नहीं होता है, इसको बाहर कर दिया। इसके बाद 14 नंबर के क्वेश्चन को देखें। इसमें कहा गया कि वर्ण का अर्थ नहीं होता है, तो वर्ण रंग को कहा जाता है, जाति को कहा जाता है,
और किसको कहा जाता है? अक्षर को भी कहा जाता है, कहते हैं ना वर्णमाला। तो इसका मतलब क्या है कि अक्षरों का पूरा वहां समूह है, यानी माला में जैसे मोती होते हैं वैसे अक्षर गुथे हुए हैं। और सुंदर जो है इसको वर्ण नहीं कहा जाता है, मतलब गौर वर्ण का है, श्याम वर्ण का है, वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ सुंदर शब्द के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, तो डी वाले ऑप्शन को चुना। इसके बाद 15 वाले में देखें, जिसके पास कुछ न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो अकिंचन हो जाएगा। किंचन मतलब क्या होता है? युक्त, और अ आपने जोड़ दिया उसके साथ उपसर्ग, तो ये हो गया कि अयुक्त, यानी मतलब उसके पास कुछ है ही नहीं है, वो छूछा है, रिक्त है। अभावग्रस्त भी लिख सकते हैं, मतलब अगर ये न दिया हो, यहाँ वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला है ना, तो अगर ये अकिंचन शब्द यहाँ नहीं है तो अभावग्रस्त को आप लिख सकते हैं कि उसके पास कुछ है ही नहीं है, तो अभाव से ग्रस्त है। लेकिन यहाँ परफेक्ट वर्ड आपके पास है ना। और महादीन और दीनहीन ये तो उपाधियां हो गई कि भाई वो एकदम दीनहीन है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया कि जिसे बुलाया ना गया हो, तो अनाहूत होता है। आहूत मतलब क्या होता है? बुलाना, ठीक है, किसी चीज को बुलाना। आहुति मतलब उसे बुलाने की प्रक्रिया, जैसे कहते हैं कि अग्नि में आहुति दो, तो आहुति आप मंत्र पढ़कर देते हैं, जिस देवता का मंत्र पढ़कर देते हैं वो उसी को रिसीव होती है, यानी उसी को आपने इन्विटेशन दिया है। तो इस प्रकार से, और आहूत का मतलब हो गया बुलाना, अनाहूत मतलब जिसे कि बुलाया न गया हो। आहूत मतलब क्या? जिसे बुलाया गया हो। तो इसमें आप देखें कि अनाहूत जो शब्द है वो चुना जाएगा। अतिथि मतलब क्या होता है? अच्छा, तो अतिथि जो है उसका तात्पर्य होता है कि जिसके आने की तिथि ना पता हो। पहले के समय में लोग ऐसे ही जाते थे, मतलब तारीख बताकर और फोन करके नहीं जाते थे, अकस्मात आ धमकते थे, चाहे वो किसी भी समय का मतलब बेला रहे या पहर रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ देखें कहा गया 17 नंबर के क्वेश्चन में कि दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण में निम्नलिखित में से कौन सा आएगा। तो जरा देखिए, इसमें रमेश दिया है, रामाधार दिया है, उसके अलावा उल्लंघन दिया है और प्रत्युत्तर दिया है। पूछ क्या रहा है कि दीर्घ जो संधि है, दीर्घ संधि क्या है? ये स्वर संधि है, ये तो आप जानते ही हैं। अब इसमें आप देखकर बताएं, मतलब स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये मोटे 3 प्रकार होते हैं। उसके अंदर हम लोग दीर्घ, गुण, यण ये सब पढ़ते हैं ना। तो अब इसमें आप देखिए, रामाधार जो है ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, पकड़ में आ जा रहा है ना। इसमें देखिए राम, मूल शब्द है राम और दूसरा शब्द है आधार, यही है। अब इस प्रकार से है, यहाँ पे राम, अ का उच्चारण हो रहा है अंत में, और यहाँ पर है आ, तो अ में आ जुड़ेगा तो बनेगा क्या? आ बनेगा, और उसी आधार पे हमने बनाया रामाधार। तो ये है आपकी दीर्घ संधि। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। संधि विच्छेद यहाँ आपको देखना है कौन सा सही है। तो ये तो सिंपल है, विद्याधन अर्थी, ठीक है, जो विद्या का अर्थी हो, यानी विद्या का आसक्त हो, उसका उत्सुक हो, उसे प्राप्त करने के लिए लगनशील हो, तो उसे विद्यार्थी कहा जाता है। यहाँ वो अर्थी, वो शमशान घाट वाली अर्थी मत समझ लीजिएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि महाजन जो शब्द है, महा है जो जन, महान है जो जन, ठीक है। अब इसमें आपको समास बताना है कि कौन सा है। तो इसमें कर्मधारय समास है, मतलब महानता क्या है? वो उनके कर्म में है और उसको धारण करने वाला ये समास है, तो कर्मधारय। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर कर्मधारय समास का उदाहरण आपसे पूछ लिया, तो श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र, सफेद है जो पत्र या सफेद है जो पन्ना, तो यहाँ पर क्या होगा? ये कर्मधारय हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ठीक, कृष्ण भगवान यशोदा मैया से कह रहे हैं। तो इस पंक्ति में म वर्ण की, माफ कीजिएगा, म व्यंजन की, वर्ण तो है ही है ये, लेकिन उसमें क्या है? स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो व्यंजन की आवृत्ति हुई है। अब ये किस अलंकार में आता है? तो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इसमें म बार बार आया है, तो ये किस में होता है? अनुप्रास अलंकार में होता है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, तो ये आपने चुन लिया। इसमें शब्दा अलंकार का जो एक वर्ग होता है अनुप्रास, उसमें आपने डाला। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। अब ये नहीं पूछेगा कि छे का अनुप्रास है कि लाटा अनुप्रास है, ये सब नहीं पूछेगा, मोटा प्रकार पूछेगा। इसके बाद देखें 22वें को, देखिए यहाँ आ गया लाटा अनुप्रास और ताटा अनुप्रास, लेकिन ये आएगा नहीं, ये पक्की बात है, ठीक है। हिंदी इतना गहरे लेवल की नहीं आती है, बस आपको अनुप्रास जो मोटे वैरायटी है वो पता होना चाहिए। अब यहाँ देखें, अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता और क्रमशः आवृत्ति होती है। एक बार क्या होता है? स्वरूपता आवृत्ति होती है, और एक बार क्रमशः आवृत्ति होती है, मतलब क्रम तो होता ही है, उसके अलावा स्वरूपता भी ये दोहराए जाते हैं। तो यहाँ कौन सा अनुप्रास इस्तेमाल होता है? तो ये छे का अनुप्रास होता है, इसे छे का अनुप्रास कहा जाता है। हालांकि वृत्तीय अनुप्रास में भी ये आ सकता था, लेकिन थोड़ा सा बारीक अंतर आपको यहाँ देखना होगा, तो ये छे का अनुप्रास है फिलहाल। इसके बाद अगले वाले को देखें। अब ये मुहावरा वाला है, बढ़िया है, मुहावरे के प्रश्न आते हैं। अब इसमें आप देखें कि रंग जमाना, ठीक है, अपना रंग जमा दिया, उन्होंने तो महफिल में अपना रंग जमा दिया, तो रंग जमाना एक मुहावरा है। अब इसका अर्थ क्या होगा? प्रभावित करना। रंग जमाने का मतलब क्या? सबके ऊपर अपना प्रभाव डाल दिया, तो पहला वाला सही है। शेखी बघारना इसका नहीं होगा, गलती से भी उसको मत चुनिएगा। इसके बाद देखें, अंजर पंजर ढीले करना, इसका मतलब क्या है? तो पंजर का मतलब आप पिंजरा मत समझ लें, ढांचे से तात्पर्य बुरी तरह से पीटना। कहते हैं ना अचार बना देना, तो अचार बना देने का भी मतलब ये नहीं कि आप आम खरीद कर अचार बनाने के लिए बैठे हुए हैं। अचार बनाने का भी मतलब है पीट देना।
या चचा बना देना। तो चचा बनाने का भी मतलब वही है, पीट पीट कर चचा बना दिया, तो वही बात है, बुरी तरह से धोना। तो ये बात हो गई। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि एक तद्भव शब्द कौन सा है। तो संस्कृत से आए हुए शब्द जो कि हिंदी में आने के बाद अपना मूल स्वरूप खोकर थोड़ा सा विकृत हो जाते हैं, तो उनको तद्भव कहा जाता है, और जो मूल अवस्था में आ जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। तो अब इसमें देखें, पंजर लिखा हुआ है, पंडित लिखा हुआ है, और क्या है, पंजीरी है, इसके अलावा पंचाली है। तो पंचाली नहीं होता है, हाँ पांचाली होता है भाई, यहाँ पे पांचाली होना चाहिए। फिलहाल ये जितने भी हैं ये सब तत्सम है, लेकिन पंजीरी जो है ये क्या है, ये तद्भव है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में अखरोट का आपको तत्सम बताना है। तो अक्षोट होता है, अक्षवाट किसका होता है, अखाड़े का होता है, तो उसको रहने दीजिए। अक्षरोट और अक्षरोट जो लिखा है वो गलत है, अक्षोट होता है। इसके बाद यहाँ पर अब ये काव्यांश है, और काव्यांश काफी अच्छा है, इसको पढ़कर आपको ध्यान से और नीचे जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर देना है। तो अब इसमें देखते हैं, काव्यांश को पढ़कर कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओ समय पर उसमें कितनी फलियां फूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, ठीक है। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। न समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में छी स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर रत्न प्रसवनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ। इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहरी फसलें। मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। तो ये काफी अच्छी कविता है। यह धरती कितना देती है, यही कविता का नाम है। तो इसमें कवि जो है वो धरती में दाना डालकर देखता है, तो एक पूरा पेड़ निकलता है, उसमें हजारों दाने उसको प्राप्त हो जाते हैं। तो धरती से बड़ा बैंक कोई दूसरा नहीं है, और इसे हम जितना देते हैं उससे कहीं ज्यादा ही हमें लौटाती है। अब इसमें आपको इसे पढ़कर कायदे से उत्तर देना है। तो इसको देख लीजिए, मानवता की सुनहरी फसलें कब उगेंगी। तो जब गद्यांश दिया होता है तब तो दिक्कत नहीं होती, उसमें आप खोज लेते हैं, लेकिन पद्यांश में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब मानवता की फसलें कब उगेंगी, जब जो सुनहरी फसलें हैं, यहाँ पर आप देखें, जब समता और क्षमता के बीज बोए जाएंगे। यहीं पर लिखा है ना, यहाँ देख रहे हैं आप कि जन में क्षमता के दाने बोने हैं और सच्ची समता के दाने बोने हैं। तो ये सच्ची समता और क्षमता जो यहाँ पर लिखा है ना, उसी को चुनेंगे, और उसी हिसाब से करेक्ट आंसर इसका बी वाला हो जाएगा, जब समता और क्षमता के बीज बोए जाएंगे। इसके बाद कवि ने बचपन में किस भाव से पैसे बोए थे। तो स्वार्थ और लोभ से, कि मतलब जो पैसे हैं, पैसे बोने का मतलब यहाँ इन्वेस्टमेंट से है, धरती में पैसा बोने की बात नहीं है। हाँ, बचपन में बच्चे जो है वो उत्सुकतावश गाड़ देते हैं पैसे, और अपने दांत कि पृथ्वी में कुछ भी डालिए तो वो उग कर बड़ा होकर पेड़ बनता है, उसमें वैसे ही फल लगते हैं। तो पैसे का पेड़ उगेगा, कभी ऐसी उम्मीद किया था, और दांत बो देते हैं ताकि दांत का पेड़ लगे। तो यहाँ स्वार्थ और लोभ की आसक्त होकर ही ऐसा किया जाता है। इसके बाद यह धरती कितना देती है, इसका आशय क्या है, बहुत अधिक देती है। कितना देती है मतलब यहाँ पूछ कोई नहीं रहा है, बता रहा है कि कितना दे देती है, बहुत ढेर सारा। इसके बाद अगले वाले को देखें, कवि किसका महत्व पहचान नहीं पाया। तो धरती का महत्व नहीं पहचान पाया, और किसका, अपना तो पहले ही पहचान गया था। तो यहाँ तक हमने कुछ प्रश्नों को हल किया है, और ऐसे कुछ कई सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। पढ़ते रहिए लगातार। तब तक के लिए नमस्कार।